नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। कोई भी सवाल हो, गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो, बेस मेटल्स हो, तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स अगले आधे घंटे तक देंगे। 3 एक्सपर्ट्स हैं। रवि देवरा है हमारे साथ कुबर्जी ग्रुप से, जो हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं कुबर्जी ग्रुप के, और प्रथमेश माल्या है एबीपी रिसर्च कमोडिटी और करेंसी। एंजल वन से वीरेन वकील साहब हैं, कमोडिटी कंसल्टेंट, पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात हम आज करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी की गिरावट बढ़ती जा रही है। रवि जी, क्या हो रहा है चांदी में? 1000 रुपये से ज्यादा टूट चुकी है। क्या ये गिरावट शाम में और भी बढ़ने वाली है क्या? रवि जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को और फिर बताइए कि चांदी में क्या करना चाहिए। जी, सॉरी। बेसिकली जो चांदी में मोमेंटम देखने को मिला, इन पर्टिकुलर जो वीकनेस देखने को मिले, वो उसकी शुरुआत कल जो चाइना के ट्रेड के डेटा है उससे ये शुरुआत हुई थी। चाइना के ट्रेड डेटा में कमोडिटी इंपोर्ट में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। मार्केट थोड़ा लेके चल रहा था कि चाइना में जो डिमांड रिकवरी है, इस हिसाब से चांदी में एक एडिशनल इसका सपोर्ट था। बट कल चाइना के डेटा में ऐसा कुछ दिखा नहीं। साथ में जो कल चाइना के प्रीमियर की स्पीच थी, मार्केट को थोड़ा बहुत ये भी होप था कि कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ आएगा, बट उन्होंने जॉब के बारे में ज्यादा बात की और पैकेज रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आए नहीं। तो बेस मेटल्स का जो करेक्शन आया उसका भी एक एडिशनल इम्पैक्ट हुआ। साथ में आज सुबह डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ देखने को मिले, तो अभी जो फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं हर तरह से थोड़ा सेलिंग के साइड का ही इंडिकेशन दे रहे हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए हो सकते हैं। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि कोई भी अपसाइड आपको 76,000 पे अच्छे बेचने की अपॉर्चुनिटी देगा। 76,400 के स्टॉप लॉस के साथ एक लिमिटेड डाउन साइड में 75,000 तक के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जिसको एक वीक का व्यू लेना है, वो 75,000 के करीब बाय कर सकते हैं। आई थिंक फिर से रिकवरी होगी, बट लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये वीकनेस जारी रह सकती है। ओके, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ये वीकनेस जारी रह सकती है। बीरेन सर, क्या आपका व्यू क्या चांदी में बन रहा है? अगर 1-2 साल तक बिकवाली हावी रही तो कहां तक चांदी फिसल सकती है? आपका अनुमान क्या है? मैं भी हल्के से स्पाइक पे शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। कल का जो सीपीआई डेटा है अमेरिका का, वो ऐसा बता रहा है कि जो अक्टूबर में 9% वाला इन्फ्लेशन अब वहाँ 4.9 आ गया है। मीन्स फेड ने जो मेहनत की है, इतने तेज रफ्तार से रेट बढ़ाए हैं, वो शायद अब मटेरियलाइज हो रहा है। तो आगे शायद डेटा और भी सॉफ्ट आएंगे। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जिसको कहते हैं, वो सॉफ्ट आना चाहिए। शायद रिटेल सेल्स और होम सेल्स भी सॉफ्ट आना चाहिए। तो मैं टेम्पररी ऐसा मानता हूँ कि चांदी का इंडियन टर्म्स में जो दायरा रहेगा वो 73 से 77 का रहेगा। तो मैं 76,500 77 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा। स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा वाइड है, 78,400 500 का। डाउनसाइड ऑब्जेक्टिव 74,500 75 के आसपास का है। कोई एग्रेसिव ट्रेडर 73,500 रख सकते हैं। टाइम फ्रेम इसका 4 से 6 दिन का है। तो ये व्यू आपके लिए चांदी को लेकर है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं। चांदी आगे ऊपर जाएगी या नीचे? चांदी पर ही सवाल आ रहा है ज्यादा आज। क्या सलाह देंगे आप प्रथमेश जी चांदी पर? आई थिंक मैं भी यहाँ पे चांदी में करेक्शन की उम्मीद कर रहा हूँ। यहाँ पे 24,500 और 75,000 के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो मैं उछाल में सेल करने की सलाह दूंगा यहाँ पे। हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से 75,600 700 के पास में कमोडिटी ट्रेड हो रही है, यहीं भी बेचने की सलाह होगी। 76,500 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 74,500 के लिए रहेगा। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ शिल्पा हैं देहरादून से। सोना इन्होंने बेचा है 60,900 रुपए में। क्या करना चाहिए वीरेंद्र सर इनको? 60,900 रुपए में बेचा है। इनके जो शॉर्ट भाव है उससे बहुत ज्यादा दूर है नहीं, 100-200 रुपए ऊपर है। क्या करें, वेट करें, इनको फायदा होगा? अगर पोजिशनल ट्रेडर है और थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल इनका लिटिल बिट एग्रेसिव है तो होल्ड कर सकते हैं। मेरी 2-3 वीक की पोजिशनल कॉल के हिसाब से 60,300 और 61,700 की रेंज है। तो यहाँ से मुझे डाउनसाइड का रिस्क थोड़ा ज्यादा लग रहा है। क्या सलाह देंगे शिल्पा को? रवि जी, 60,900 रुपए में इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, क्या करें? ये मुनाफा दिखेगा इनको?
लग रहा है कि थोड़ा मुनाफा दिखना चाहिए, पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स में रिकवरी है, तो शायद लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग 60,300-400 तक दिखना चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर अभी रुके एंड स्टॉप लॉस आप एक माइंड में रखें, वो रहेगा 61,400 का। ये स्टॉप लॉस के साथ आप अपने पोजीशन होल्ड करें। डाउन साइड अगर 60,600 60,500 के करीब लेवल मिलता है तो एक बार मुनाफा वसूल कर ले, ज्यादा वेट ना करें, क्योंकि ऑल ओवर ट्रेंड में वीकनेस तब आएगी जब इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो सपोर्ट है 2000 के लेवल का एक साइकोलॉजिकल और 1970 का एक फर्म सपोर्ट है, वो सपोर्ट ब्रेक होगा तो ही आप बड़े डाउन साइड की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा मोमेंटम टेम्पररी डाउन साइड 60,500 तक आना चाहिए, वहां पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ओके, अगले दर्शक है जमील भाटी हैं राजस्थान से। नेचुरल गैस और क्रूड किन स्तरों पर खरीदें या बेचें आज? प्रथमेश जी क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस और क्रूड दोनों ही काउंटर में? क्रूड का भाव जो है 6000 के पास में चल रहा है, मेरे ख्याल से यहीं पे खरीदने की सलाह होगी। 5900 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 6160 के लिए रहेंगे। नेचुरल गैस में 160 नीचे में, 200 ऊपर में ये रेंज है। ट्रेड स्पेसिफिक आपको 184 पे बेचने की सलाह रहेगी, 190 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 170 के लिए रहेंगे। चलिए, शिल्पा का एक और सवाल रह गया था, वो ले लेते हैं। जिंक उन्होंने खरीदा है 239 रुपए 70 पैसे में, क्या करना चाहिए रवि जी इनको? 239.7 पर बाइंग है इनकी। मेरे हिसाब से अगर 23680 के लेवल मिलता है तो एक बार लॉस बुक करके एग्जिट हो जाना है। मुझे लग रहा है कि एक बार 230 तक के लेवल दिखने चाहिए। आप अपने पोजीशन पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अराउंड 234 और आप अभी पोजीशन में रुके। बट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो ज्यादा बाइंग पोजीशन में नहीं रुकना है। अगर 3680 के करीब प्राइस मिलता है तो एक बार लॉस बुक कर लेना है। फिर से अगर 228 के 30 के रेंज में आएगा तो हम बाय करेंगे। बट अभी के रेंज में रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल डाउन साइड ज्यादा दिख रहा है, तो उछाल पे एग्जिट हो जाना है। कुछ और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है आनंद वर्मा हैं इंदौर एमपी से। हालांकि इन्होंने पूरा सवाल नहीं भेजा है। आनंद जी, आपसे दरख्वास्त है आप सवाल पूरा भेजे, सिर्फ नाम है ही आपने भेजा है। अगले दर्शक हमारे साथ अभिषेक हैं दिल्ली से। नेचुरल गैस और क्रूड दोनों में ऑप्शन के लिए रणनीति जानना चाह रहे थे, साथ ही कॉपर में इंट्राडे के लिए फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे प्रथमेश जी इनको? पहले क्रूड और नेचुरल गैस में अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड है तो वो बता दीजिए, फिर कॉपर की ट्रेड बताइए। ऑप्शंस में फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है दोनों ही काउंटर, इसलिए ऑप्शंस में थोड़ा नेचुरल गैस फिलहाल कोई सलाह नहीं है। कॉपर में फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह रहेगी 738 पर, 742 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 730 ले लेंगे। बट ऑल्टरनेटिवली आपको क्रूड में बाई करने की सलाह रहेगी। ऊपर का जो टारगेट लेवल है 6160 तक का रहेगा, तो 6000 के पास में ट्रेड हो रही है, यहीं पे बाई करने की सलाह रहेगी। 5900 का स्टॉप रहेगा। सिमिलरली नेचुरल गैस में अगेन बेचने की सलाह होगी, 184 का एंट्री पॉइंट रहेगा, 190 पे स्टॉप रहेगा और टारगेट नीचे में 170 के लिए रहेगी। पर कोई ऑप्शन में ट्रेड है क्या क्रूड में और एनजी में? मेरे हिसाब से क्रूड में ऑप्शन ट्रेड एक बेटर हो सकता है। क्रूड में 6000 का कॉल ऑप्शन 115-110 के करीब ट्रेड कर रहा है, आप उसको बाय कर ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 65। मुझे लग रहा है कि 6000 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें आपको 200 पॉइंट तक की रैली दिखनी चाहिए। मीन्स के 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको 70 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। नेचुरल गैस अवॉइड करें क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी वहां पे अभी दूर है। पर्टिकुलर वहां पे जो प्रॉब्लम है वो प्राइसेस में मीन्स प्रीमियम ज्यादा है, तो डायरेक्टली आप क्या करें, कुछ उछाल में फ्यूचर बेचे 184 के करीब, स्टॉप लॉस 190 का रखे, 175 के प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आ सकते हैं। तो ऑप्शन से ट्रेड लेना है तो क्रूड का 6000 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ प्रमोद है मध्य प्रदेश से। सोया तेल में आगे क्या होगा? बीरेंद्र सर, क्या लग रहा है आपको सोया तेल की चाल किस तरह की रहेगी? और आगे खबर भी है, उस पर भी बात करेंगे, सुधाकर देसाई साहब होंगे, लेकिन उससे पहले आप आउटलुक बता दीजिए सोया तेल को लेकर। सोया तेल में प्रिंस है, यानी जो अर्जेंटीना सोया निगम है उसकी फॉरवर्ड में काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग डिस्काउंट में हो रही है जुलाई शिपमेंट का अगर बोले तो। बट अभी 2-3 वीक मौसम के हिसाब से देखना होगा, क्योंकि बहुत जगह से अल नीनो की बातें हो रही है। वैसे वो मटेरियलाइज होती है या नहीं होती है वो अभी से कहना जल्दबाजी होगी। बट मार्केट के जो फिलहाल लेवल है वो अपने हाई से 60-65% गिर चुके हैं और थोड़ा मंदी का अतिरेक मुझे दिख रहा है। तो
फिलहाल कोई कॉल ना लेके वेट एंड वॉच क्लियर रखना चाहिए। 2-3 वीक में काफ़ी कुछ चीज़ें वेदर फ्रंट पे क्लियर हो जाएगी। अहम खबर है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुधाकर देसाई साहब हैं, आईबीपीए के प्रेसिडेंट है। सर स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर खाने के तेल पर जो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी का जो फरमान आया है, वो हालांकि वो टीआरक्यू के तहत जो बचे हुए कोटा है उसको लेकर है, लेकिन बहुत सारे जगह इस तरह के कुछ सेक्शन में इस तरह की बातें चल रही है कि इससे क्या खाने का के तेल सस्ता हो जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि टीआरक्यू के तहत इतना कोटा बचा होगा जो पॉलिसी जो लाइसेंस होल्डर्स है उनके पास, की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मार्केट में? हाँ जी, ये जो टीआरक्यू कोटा जो आया है अभी, इट इज नॉट ए ड्यूटी रिडक्शन। जो इससे पहले जो लाइसेंसेस दिए गए थे उसमें रूल ये था कि सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल 31 मार्च से पहले अगर शिपमेंट हो गया है और 30 जून के पहले अगर पहुंच जाता है तो उसमें ड्यूटी 0 लगेगा, ऐसा करके लाइसेंसेस दिए गए थे। लेकिन अप्रैल के बाद कस्टम्स में क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं था, तो इसलिए वो लाइसेंस टीआरक्यू लाइसेंस के अगेंस्ट में इंपोर्ट होने के बावजूद भी वो क्लियर नहीं हो रहा था जीरो ड्यूटी में। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया, बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन ऑन 11th में, द गुड्स फ्रॉम 11th में आर बीइंग क्लियर्ड, लेकिन उसका ऑलरेडी बीएल या इंपोर्ट शिपमेंट 31 मार्च का पहले होना चाहिए था। लेकिन इसमें फर्स्ट अप्रैल से लेकर 11th मई तक जो अंडर प्रोटेस्ट भी कुछ लोगों ने क्लियर किया है और कुछ लोग बॉन्डेड में रखे हैं, तो वो ऑयल के अगेंस्ट में सेल भी कुछ लोगों का है। तो ये इशू हम लोगों ने आईवीपीए की तरफ से भी उठाया था गवर्नमेंट को कि टीआरक्यू का इशू को क्लैरिफाई कर दे। ओके सर, तो कितना इस कोटा के अंदर कितना तेल होगा, कितनी सप्लाई की संभावना है सोया तेल की, और कितने सनफ्लावर में आ सकता है, कितना इंपोर्ट हो सकता है? 3 लाख टन का ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। 2.5-3 लाख टन जो पेंडिंग था आउट ऑफ 40 लाख टन, मतलब आप समझ लीजिए 20 लाख टन सोया में 50,000 टन छोड़ के बाकी सब दिसंबर के पहले क्लियर हो चुका था, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट डिमांड है 35 लाख टन, 40 लाख टन और कोटा था 20 लाख टन। सनफ्लावर ऑयल में क्या है कि इंपोर्ट डिमांड भी 20 लाख टन ही है, कोटा भी 20 लाख टन है। तो उसमें जो ऑफलोड कार्गो किसी का अगर है बचा हुआ है जो साउथ पोर्ट्स में मेनली है, तो वो सनफ्लावर ऑयल भी जीरो ड्यूटी में क्लियर हो जाएगा, करीब 2-2.5 लाख टन। अगर हमारा कंजम्पशन अगर आप देखेंगे करीब 17-18 लाख टन का पर मंथ का डिमांड है, तो उसमें ये जो जीरो ड्यूटी में जो पहले जो कमिटेड थे, तो उसका क्लियर होने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं मार्केट्स में। ओके, यानी चीजें एकदम साफ क्लियर है कि 2022-23 के लिए जो टीआरक्यू लाइसेंस होल्डर्स के लिए सिर्फ ये इंपोर्ट में छूट दी गई है, और वो भी तय लिमिट में, जो टीआरक्यू के तहत जितना आपका कोटा बचा हुआ है उतना ही इंपोर्ट हो पाएगा। सर अब बात कर लेते हैं एमआरपी को लेकर। एमआरपी की कम करने को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। क्या आपके मेंबर्स ने एमआरपी कम करने शुरू कर दिए हैं क्या? हाँ, तो सभी लोगों ने एमआरपी रेगुलर, देखिए मोस्ट कंपनीज दैट आई नो और रिव्यूइंग एमआरपी एटलीस्ट 2 times a month। सो लेकिन क्या होता है कि हर एक कंपनी का डिपो में स्टॉक रहता है, फैक्ट्री में स्टॉक रहता है, थोड़ा एक लैग टाइम रहता है। मतलब आज इंटरनेशनल दाम गिरा तो पाम ऑयल में तो इमीडिएटली इम्पैक्ट आ जाता है, सोया में करीब 2 महीने का लैग टाइम है, क्योंकि ट्रांसिट टाइम भी है, डिपो में भी है, पाइपलाइन में भी स्टॉक है। लेकिन इंटरनेशनल के हिसाब से एमआरपी सभी लोगों ने कम कर दिया है और वो डेटा भी हमने पूरा दे चुके हैं। और उसके साथ साथ एमआरपी का भी एक पर्टिकुलर रेशियो में सभी लोगों ने कम कर दिया है। तो आज के दिन में अगर ऐसा देखा जाए कंपेयर टू लास्ट ईयर, हमने देखा है विद डेटा कि कंज्यूमर प्राइसेस हैव कम डाउन लिटरली बाय अबाउट 35% के आसपास कंज्यूमर का प्राइसेस आप भी जानते हैं जी जी कि कम हुआ है। नंबर 2 काफी कम हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमने एज एन एसोसिएशन पूरा इंडिया के 4-5 क्लस्टर से डेटा निकाला है, हर एक आउटलेट से। वहाँ हर जगह जहाँ एमआरपी ज्यादा एमआरपी का माल अगर पड़ा है, वहाँ लिखा रहता है
both in e-commerce and in the stores कि MRP 150 डिस्काउंट 25-30 रुपीज अवेलेबल एट 125 रुपीज। ऐसा हर जगह ऑयल मार्केट में MRP के नीचे PTC रहना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। तो MRP इम्पोर्टेंट है विद इन द कंस्ट्रेंट्स, लेकिन ये भी बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि ऑल द रिटेलर्स ट्राई टू सेल बिलो MRP। ई कॉमर्स में भी ऐसे होता है एंड आउटलेट्स का भी हमने हर जगह साइंस देखे है कि MRP तो रिड्यूस हुआ है जरूर। ओके सर, अब आपसे अगला सवाल होगा ड्यूटी बढ़ोतरी को लेकर। आप लोगों की अब डिमांड इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पर किसानों को नुकसान हो रहा है, तो क्या लग रहा है आगे आप लोगों की सुनी जाएगी और ड्यूटी में आगे क्या बढ़ोतरी की संभावना है, या चुनावी साल है, ड्यूटी इसी तरह से चलती रहेंगी अगले 1 साल तक? देखिए, इट्स अप टू द गवर्नमेंट कि कंज्यूमर कितना कंफर्टेबल होना चाहिए प्राइस वाइज, बट अदरवाइज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैलेंसिंग हमको तो दो चीजें अपॉर्चुनिटी लगता है। नंबर वन इज टू इंक्रीज द रिफाइंड ऑयल ड्यूटीज सो दैट Indian industry will get somewhat relief, and Indonesia is making mostly refined products as exports, and they could also increase the duties because giving incentive for export of refined oil. So हम लोग रिप्रेजेंट किया है कि डिफरेंशियल बढ़ा दे, नंबर वन। नंबर टू, उससे विल बी थोड़ा इम्प्रूव होगा, और मस्टर्ड फार्म का जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट कर रहा है उसके साथ साथ अलावा ये जो कदम है थोड़ा हेल्प करेगा मस्टर्ड सीड दामों को थोड़ा ऊपर रखने। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इंडोनेशिया अगर रिफाइंड को वहाँ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है, तो अगर हम यहाँ पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट, क्रूड पाम तेल इंपोर्ट और रिफाइंड में जो ड्यूटी का जो डिफरेंस है अगर वो कम कर दे तो काम बन सकता है, तो भी दिक्कत आप लोगों की कम हो सकती है। यहाँ की घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्री को उससे फायदा होगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें और पूरी डिटेल्स के साथ बात की और काफ़ी क्लैरिटी भी आपने दी। चलिए आगे बढ़ते, एक और अहम खबर है, वो है एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स को लेकर। खबर ये आ रही कि एफपीआई को अब सीधा एक्सेस मिल सकता है, जिसे हम डायरेक्ट मार्केट एक्सेस भी कहते हैं, डीएमआई कहते हैं। उससे फायदा ये हो जाएगा एफपीआईज के लिए कि उनको क्लाइंट्स का ट्रेड ऑर्डर पर कंट्रोल रहेगा, ऑर्डर पूरा करने में, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में उन्हें आसानी होगी। मैनुअल एंट्री के मुकाबले ऑर्डर प्लेसमेंट में जो एरर की जो संभावना बनी रहती है वो संभावना पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और साथ ही जो उनको एक ये चाहिए, गोपनीयता चाहिए कह ले, या कॉस्ट में कमी हो, या हेजिंग के लिए हो, आर्बिट्राज के लिए जो उनकी जो रणनीति होती है, उसमें भी ये फायदेमंद साबित हो सकता है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र वाधवा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सर स्वागत है आपका। सर, कितनी बड़ी खबर है ये, क्या इसके बाद एफपीआईज का रास्ता आसान हो जाएगा? जल्द ही हम यहाँ पर क्रूड में और एनजी में देख पाएंगे बड़े एफपीआईज की एंट्री? नमस्कार ऋषि मोहन जी। देखिए, ये एनेबलिंग सर्कुलर है, ये सीडैक जो है, जो कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी है, उसका एजेंडा था कि एफपीआईज को तो हमने अलाउ कर दिया, वेरियस इंस्टीट्यूशन को अलाउ कर दिया मार्केट एक्सेस के लिए, तो उसके अंदर लेकिन जो एफपीआईज पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट्स में, जैसे इक्विटी मार्केट में भी है, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एक्सचेंजेस से। इसको डीएमए फैसिलिटी बोलते हैं। जैसे आपने भी बोला कि उनको गोपनीयता चाहिए होती है या उनकी अपनी कोई स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो ये डिस्क्लोज नहीं करते ब्रोकर्स को, ये डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। तो ये एनेबलिंग प्रोविजन है, और मेरे को लगता है जो कि एक लास्ट इशू था जो इन्होंने प्लग करा है, जिसकी हमारे को डिमांड थी, हमने सेबी को बोला था, तो ये एनेबलिंग प्रोविजन है, इससे एफपीआई का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सर, लेकिन अब एक और सवाल ये उठता है कि क्रूड और नेचुरल गैस ऑलरेडी वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, सिर्फ कैश सेटल्ड के लिए है, तो हमारे पास वही 2 कॉन्ट्रैक्ट बच रहे हैं, तो क्या लग रहा है लोग यहाँ पे हेजिंग करने के लिए क्यों आएंगे? क्या है ऐसा कुछ? देखिए, डोमेस्टिकली लोकली जो इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस हैं या उनको लोकल जहाँ पर अगर ओआई है, उनकी अंडरलाइन है, उसको हेज करना तो इंडिया में ही सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी को
एडिशनली हेज नहीं करना पड़ता, आप एक ही जगह से दोनों चीजों को हेज कर पाते हैं, तो पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगा, ट्रेडिंग भी उसके अंदर फाइनेंशियल पेयर काफी आएंगे और उसका एडवांटेज लेंगे। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अगेन इंटरनेशनल मार्केट्स और लोकल मार्केट की बनेगी। तो कई चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे को लगता है एफपीआई पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन मार्केट में। रहा ये कि अभी जो ये इन्होंने स्टार्ट करा है कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है ये बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर भी आ जाएगा। साहब अब एक और कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जो नाइमेक्स पे आधार पे यहाँ पे एनएसई कर रहा है, वो क्रूड का, WTI क्रूड का और नेचुरल गैस का। क्या लग रहा है, क्या एफपीआईज को ध्यान में रखकर उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लाया जा रहे हैं? क्योंकि कोलैटरल के तौर पर भी जो इक्विटी मार्केट के लिए जो उनके क्लाइंट के रहते हैं वही कोलैटरल का इस्तेमाल कमोडिटी के लिए भी कर सकते हैं। तो क्या वो प्रोडक्ट क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है एनएसई के लिए, और कमोडिटी का मार्केट खास करके एनर्जी सेगमेंट का मार्केट काफी बड़ा हो सकता है आने वाले समय में? देखिए ये एनएसई वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। अगर उनके स्टेबल से कमोडिटी का ये प्रोडक्ट आ रहा है तो जैसे आपने भी बोला एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, उसके लिए सारे कोलेटरल एनसीएल के अंदर होते हैं, नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर। तो 3:30 बजे के बाद वो काफी जो कैपिटल होती है उसको यूज करना बड़ा आसान होगा, कहीं दूसरी जगह एमसीएक्स या दूसरी एक्सचेंजेस में मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो हमारे यहाँ पर जो क्रूड है वो ब्रेंट क्रूड चलता है, हम जो कंज्यूम करते हैं इंडिया के अंदर, मेजर बास्केट हमारी एनर्जी की वो है, लेकिन WTI की भी जो कोरिलेशन है वो 88% के करीब है। तो एनर्जी बास्केट आपने बोला ये बड़ी होती जा रही है। आफ्टर कोविड China Plus 1 पॉलिसी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत आने वाला है, तो हमारे को लगता है कि ये वाले इस टाइप के प्रोडक्ट्स की डेरिवेटिव एक्सचेंज में जरूरत है। जब आप दीजिएगा स्प्रेड की कितनी अपॉर्चुनिटी होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए WTI और ब्रेंट के स्प्रेड में? अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जैसे एक तो मैंने ये बताया कि कैपिटल एफिशिएंसी मेंबर्स की जो है वो उसमें काफी लोग उसको पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरा ये है कि हमने देखा जब नेगेटिव हुआ था 2020 के अंदर क्रूड ऑयल, उसके अंदर कई हमारे को चीजें लगी थी कि अगर 2 एक्सचेंजेस होते, कहीं पर वो काटने की जरूरत जो थी वो फैसिलिटी होती किसी दूसरी बड़ी एक्सचेंज में और क्विक डिसीजन होते एक्सचेंज लेवल पे, तो मेरे को लगता है कि जितने हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर वो अच्छा है इस मार्केट के लिए, मार्केट इकोसिस्टम के लिए। आप देहरादून में थे तभी भी आपने वक्त निकाला और चीजें क्लियर की। शुक्रिया वाधवा साहब। चलिए वापस लौटते हैं, बहुत सारे दर्शकों के सवाल जमा हो गए, वक्त बहुत कम है, फटाफट से जवाब लेंगे। आनंद है अकोला से। बीरेंद्र सर आप ही बता दीजिए इनको क्या कॉटन सीड ऑयल की खरीदारी करें? क्या गिरावट आ गई है? आवक बाजार में काफी ज्यादा दिख रहे हैं। अभी भी डाउनसाइड इसमें बना रहा है। रिटेल डिमांड में बेहद कमजोर, रिटेल डिमांड में डिमांड ही नहीं है मींस रिटेल मार्केट में। अब रवि जी से नवनीत है जीरापुर से जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, गोल्ड सिल्वर क्रूड इन तीनों पर छोटा जवाब दीजिएगा रवि जी। गोल्ड में मेरे हिसाब से ये लेवल पे थोड़ा उछाल आता है तो शॉर्ट करें 61,300 के करीब, स्टॉप लॉस 61,500 का लगा है, डाउन साइड 60,800 तक के लेवल दिखने चाहिए। सिल्वर में ऑलरेडी जो मैंने आगे भी बात किया 76,000 पे बेचे, 76,400 के स्टॉप लॉस के साथ 75,000 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। क्रूड में बाई करें, डायरेक्टली बाई करें 5,970-80 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 5,920 का, अपर साइड मुझे लग रहा है 6,100 तक के टारगेट दिख सकते हैं। प्रथमेश जी, सुनील नाम है इनका, दिल्ली से ये सवाल पूछ रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में क्या व्यू है? छोटा जवाब। सिमिलर व्यू है। आई थिंक रवि ने काफी अच्छे तरीके से बताया, मेरे भी वहीं पे लेवल्स आसपास ही है। गोल्ड में सेल करने की सलाह रहेगी 61,260 पर, 61,500 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 6750 के लिए रहेंगे। सिल्वर में अगेन 75,700 पे एंट्री पॉइंट रहेगी सेल करने की, 76,500 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 74,500 के लिए रहेंगे। समय काफी कम बचा है। पवन है हिसार से, धनिया पे और ग्वार पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बीरेंद्र सर आपका बता दीजिए छोटा जवाब देकर। सर ये करीबन 8-10 बार उन्होंने पूछा है, सेम आउटलुक है, कोई चीज नहीं है। जी आप कुछ ऐड करेंगे क्या? पर्टिकुलर धनिया में मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सेलिंग साइड ज्यादा व्यू दिख रहा है,
धनिया में बेच के चले। आई थिंक से 7000 के जितने करीब मिले बेचे। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 6800 तक के लेवल दिखने चाहिए और स्टॉप लॉस आप ऊपर साइड लगा सकते हैं, वो 7080 का लगा सकते हैं। अगर स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में जाना है तो टर्मरिक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। 7500 के करीब 7400 स्टॉप लॉस, एक बार 7880 तक के लेवल दिखने चाहिए। शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन जी आपका, प्रथमेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए वो कल लेने की कोशिश करेंगे। कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।